तो चलिए अब करते हैं शुभ समाचार की शुरुआत। और आज सबसे पहले हम शौर्य और तकनीक का उत्सव आपको बताएंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं स्पेस साइंस की। गुड न्यूज ये है कि भारत ने मिशन गगनयान की दिशा में एक और कदम मजबूती से बढ़ा दिया है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि DRDO ने गगनयान कार्यक्रम के लिए ड्रोग पैराशूट का सफल क्वालिफिकेशन लेवल लोड टेस्ट पूरा किया। ये ट्रायल टर्मिनल बैलिस्टिक्स रिसर्च लेबोरेटरी की रेल ट्रैक रॉकेट स्लेज सुविधा में पूरा किया गया। दरअसल ड्रोग पैराशूट का ट्रायल मानव अंतरिक्ष उड़ान की दिशा में अहम कदम साबित होगा। आपको भी बता दें कि गगनयान भारत का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन है। इसके तहत 3 सदस्यों वाले भारतीय दल को 400 किलोमीटर की निचली पृथ्वी कक्षा में 3 दिन के लिए भेजने और सुरक्षित वापस लाने की योजना है। इस ट्रायल में इसरो के विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट और साथ ही TBRL की एक्सपर्ट टीमों ने अहम भागीदारी निभाई। बेशक ये कामयाबी गगनयान मिशन की तैयारियों का अहम हिस्सा है और भारत की मानव अंतरिक्ष उड़ान में मील का पत्थर साबित होगी। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि ड्रोग पैराशूट के मिशन गगनयान में क्या भूमिका रहने वाली है। तो ग्राफिक्स के जरिए यहां पर आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, ड्रोग पैराशूट लैंडिंग के वक्त कैप्सूल की सुरक्षित वापसी के लिए काफी महत्वपूर्ण, काफी अहम है। ये निश्चित ऊंचाई पर खुलता है और कैप्सूल की गति को धीमा करता है, उसे स्थिर करता है ताकि मुख्य पैराशूट सुरक्षित तरीके से खुल सके। इस ट्रायल में पैराशूट को एक्चुअल फ्लाइट से भी ज्यादा दबाव में परखा गया। मुश्किल कंडीशन में भी ड्रोग पैराशूट का सुरक्षित संचालन किया गया। इस ट्रायल में पैराशूट के स्वदेशी डिजाइन और भारत के तकनीकी कौशल का भी परिचय दिया गया। यानी मिशन गगनयान भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। इसीलिए मैं बोल रही हूं कि काफी महत्वपूर्ण है, काफी खास है, जिसे साल 2027 में अंजाम दिया जाना है। इसका उद्देश्य 3 सदस्यीय दल को 3 दिवसीय अंतरिक्ष मिशन पर भेजना और उन्हें सुरक्षित रूप से धरती पर वापस लाना है। मिशन की तकरीबन 80% तैयारी जो है वो पूरी हो चुकी है। ड्रोग पैराशूट का सफल ट्रायल भी इसी का हिस्सा है। तो अब बात कर लेते हैं भारत में चल रहे तकनीक के उस मेले की जिसकी छाप बुर्ज खलीफा पर दिखाई दे रही है। दरअसल दिल्ली में चल रहे AI इम्पैक्ट समिट का आज 5वां दिन है और आज इवेंट के सारे कार्यक्रम खत्म हो जाएंगे, लेकिन एक्सपो जनता के लिए कल भी खुला रहेगा। यानी AI पर इस मेगा इवेंट में भारत ने पूरी दुनिया के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कंपनियों को एक मंच पर लाने की कोशिश की है। इस समिट में कई भारतीय कंपनियों ने अपने बेहतरीन प्रोडक्ट्स शोकेस किए। इसी समिट की चर्चा दुबई तक हुई और यहाँ पर दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा पर भी इसकी छाप नजर आई। वैसे इसी AI समिट के जरिए भविष्य की तकनीक की झलक भी नजर आई। इसमें कई एडवांस रोबोट और ड्रोन भी नजर आए हैं। देश की राजधानी में लगा तकनीक का मेला आज अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच गया। AI इम्पैक्ट समिट के 5वें और आखिरी दिन ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी GPAI के सदस्य दुनिया में चल रहे AI इनोवेशन की समीक्षा करेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में इस समिट के जरिए भारत ने तमाम ग्लोबल पार्टनर्स को एक मंच पर लाने की कोशिश की है। इस समिट में AI से जुड़े दुनिया के कई दिग्गजों ने भविष्य की तकनीक को और बेहतर बनाने की राह सुझाई। कल समिट के चौथे दिन रिलायंस और टाटा जैसी बड़ी कंपनियों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बड़े निवेश का ऐलान भी किया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस सबसे बड़े मंच पर कई ऐसे इनोवेशन देखने को मिल रहे हैं जो कामकाज के तरीके को आसान और पारदर्शी बनाने में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। इस समिट में नवजात बच्चों की सेहत पर नजर रखने वाला एक ऐप दिखाया गया जो आशा कार्यकर्ताओं के लिए बेहद मददगार साबित हो सकता है। वाधवानी AI ने एक ऐप बनाई है जिसका नाम है शिशु मापन ऐप और इसके ज़रिए किस तरह से आंगनवाड़ी कार्यकर्ता काम करती हैं वो हमें ये बता रही हैं। अपर्णा चौधरी इनका नाम है और वाधवानी AI से ये हैं। तो जो ऐप आपने बनाई है
उसे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ही यूज़ करती हैं या फिर सबके लिए है, वो कोई भी कर सकता है? ये जो आंगनवाड़ी आशा कार्यकर्ता जो हैं उनके लिए बना है, क्योंकि आशा कार्यकर्ता जो हैं वो घर घर जाके जो नवजात शिशु हैं उनके मापन के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो जैसा कि आपने बताया कि उनको बहुत हेवी इक्विपमेंट्स लेके जाना पड़ता है, इंस्ट्रूमेंट्स लेके जाना पड़ता है, तो इसलिए एक मोबाइल के लिए एप्लीकेशन बनाया। पूरी तरह से हिंदी में है ये, ताकि वो जो आशा वर्कर हैं उन्हें समझने में, उस पर काम करने में कोई दिक्कत ना हो। तो ये वो ऐप है। जी ठीक है, अब किस तरह से ये काम करेगी, क्या करना होगा उन्हें? जब भी आशा किसी के घर पे जाएगी तो वो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करे पे क्लिक करेगी। उसके बाद वो पहले सहमति लेगी माँ बाप से कि बच्चे का वीडियो वो ले सकती है या नहीं ले सकती है। जब माता पिता सहमति वीडियो चाहिए होगा इसके लिए। आप पूरा प्रस्तुत कैसे काम करता है वो ऐप? हाँ, तो बच्चे का वीडियो लिया जाता है उसका माप लेने के लिए, उसके वज़न का और उसकी ग्रोथ का। तो वीडियो लेने से पहले उसके माँ बाप से सहमति लिए जाती है, कंसेंट लेते हैं, और उसके बाद जब कंसेंट दे देते हैं, सहमति दे देते हैं, और इस तरह से वीडियो लेनी होती है। यहाँ पास एक डमी है बच्चे का और हम उस पर शूट कर रहे हैं। तो ये बच्चे का वीडियो लेने के लिए हम स्टार्ट करेंगे। ये इंस्ट्रक्शन देगा वीडियो कि बच्चे के लिए कैसे मूव करना है, ताकि शरीर का एक एक हिस्सा उसमें अच्छे से दिखाई दे कि बाजू कैसी हैं, पैर कैसे हैं, उसके उंगलियां कैसी हैं, सब कुछ उसमें दिखाई पड़े। इसलिए वीडियो धीरे धीरे रोटेट भी करना होता है उन्हें। कैसे रोटेट करना है वो लगातार गाइड करता रहता है। देखिए आप एक लाइन चल रही है कि किस तरह से आपको क्या करना है, और जैसे ही वो सही होगा वो अपने आप अपलोड हो जाएगा। पूरी जानकारी इस पर निकल के आ गई कि उसका वज़न कितना है, लंबाई कितनी है, सिर का जो साइज़ है वो कितना है, छाती का जो साइज़ है वो कैसा है, और अगर कोई दिक्कत हो, जो स्टैंडर्ड्स हैं कि इतना होना चाहिए, तो इतने दिनों पर इतना होना चाहिए, अगर वो उस हिसाब से नहीं बढ़ रहा है तो उन्हें कैसे अलर्ट करता है? तो ये अंकित करता है, इसमें एक अलग से हाईलाइट कर देगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्पेशल चाइल्ड की जिंदगी को आसान बनाने की राह भी दिखा रहा है। एआई की आधुनिक तकनीक स्पेशल चाइल्ड के मन की बातें समझकर उसे शब्दों में तब्दील कर सकती है। एआई के ज़रिए कई सारी चीज़ें नए डेवलप हो रही हैं, जिनके ज़रिए एक स्पेशल आदमी भी आत्मनिर्भर हो सकता है। मेरे साथ प्रियंका मैम है, साइंटिस्ट हैं सीडैक में, और उन्होंने एक ऐसा सॉफ्टवेयर तैयार किया है जो मदद करता है स्पेशल लोगों की। मैम किस तरह से हेल्प करता है, क्या ये सॉफ्टवेयर है और क्या हम डेमो दिखाने जा रहे हैं? धन्यवाद। मैं ये बताना चाहती हूँ कि हम यहाँ पे दिखा रहे हैं ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस, इसको बोलते हैं BCI, ये कॉमन टर्मिनोलॉजी है BCI। तो यहाँ पे ये हो रहा है कि पर्सन जो नॉर्मल वे से नहीं बोल सकते हैं, हैंड जेस्चर से नहीं बोल सकते हैं, वर्बल कम्युनिकेशन नहीं दे सकते हैं, या फिर आई ब्लिंक नहीं कर सकते हैं। हालांकि आई ब्लिंक का हम यहाँ पे उपयोग करने वाले हैं। बहुत सारे तरीके हैं जो वेजिटेटिव स्टेट में होते हैं, जो लॉक्ड इन पर्सन होते हैं, उनके लिए ये कम्युनिकेशन की सुविधा हम बता रहे हैं। इसको बोलते हैं असिस्टिव टेक्नोलॉजी, असिस्टिव कम्युनिकेशन सिस्टम। इस तरह से उनके बोल चाल का तरीका थोड़ा सा बदला जा सकता है। तो यहाँ पे ये कृष्ण हैं जो EEG हेडसेट लगा के बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे कुछ आइटम्स मैंने दिखाए हुए हैं, जैसे सहायता के लिए कुछ दिखाना है, कॉल के लिए कुछ दिखाना है, न्यूरो लर्निंग दिखाना है, न्यूरो फीडबैक दिखाना है। तो जब पर्सन सहायता के लिए देख रहा है तो कंप्यूटर को समझ में आता है इसका पैटर्न कि वो सहायता के लिए देख रहा है। कंप्यूटर विल स्पीक आउट, मुझे सहायता की ज़रूरत है। मैं अभी चुप हो जाती हूँ क्योंकि ये बोलने वाला है। मुझे आपकी सहायता की ज़रूरत है। तो हमारे कंप्यूटर एल्गोरिथम ने ये समझ लिया कि उनको सहायता की ज़रूरत है। मतलब जो स्पेशल लोग पीपल हैं उन्हें बस सोचना है, उनके मन में आएगा और ये उसे ऑपरेट कर देगा। रोबोट जैसा दिखने वाला ये ऑटो सर्वेयर जमीन में छिपे खनिजों की पहचान कर लेता है और जमीन के ऊपर से ही खनिजों के बारे में बेहद अहम जानकारियां दे सकता है। टेक्नोलॉजी के बीच में हम लोगों ने खेत लगाने की कोशिश की। आई एम हैप्पी कि आप वो ऑब्जर्व कर पाए। और आइडिया यही था कि ये सारी चीज़ें जो भी हैं, अगर वो सही इंसान या सही जिसको इसकी ज़रूरत है वहाँ तक अगर ना पहुँचे तो कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए हमने भी जो सॉल्यूशंस बनाने की कोशिश की है, हमारा उद्देश्य है कि हम मध्यम और छोटे किसानों तक पहुँचें। बड़े किसान तो अपने हिसाब से उनका कुछ ना कुछ वो जो है कहीं ना कहीं रीच आउट कर पाते हैं, पर ये वो सेक्शन है जहाँ पे रीच आउट करने का ऑप्शंस बहुत लिमिटेड हो जाते हैं। लेकिन एक चीज़ जो है जो
अक्रॉस इंडिया अगर आपको देखने को मिलेगी वो है कि मोबाइल फ़ोन्स जो है, स्मार्टफोन्स जो है, हर जगह पहुँचे हुए हैं। मैक्सिमम तो है, बहुत सारी जगहों पे एटलीस्ट घर में एक तो मिल जाएगा, हर किसान पे ना मिले पर एक तो मिल जाएगा। डेटा अवेलेबिलिटी हम जब कॉटन फार्मर्स से हम लोग रीच आउट करने लगे तो ये 2 फसलें ऐसी थी, मेज़ और राइस, जो मतलब वो मोस्ट ऑफ फार्मर्स यूज़ करते हैं, तो इसलिए जो है हमने जो है फिर इन 2 पे फोकस लिया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इस समिट के जरिए भारत के भविष्य की तकनीक में हमेशा अव्वल रहने की कोशिश की है। इस समिट के कार्यक्रम आज खत्म हो जाएंगे, लेकिन एआई एक्सपो जनता के लिए शनिवार तक खुला रहेगा। मनीष चौरसिया, गुड न्यूज टुडे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आपको लिए चलते हैं अब जयपुर, जहां के आसमान में आज शानदार करतब देखने को मिलेंगे। दरअसल आज से वहां वायुसेना का एयर शो शुरू हो रहा है। इसमें वायुसेना के मशहूर एरोबैटिक टीमें सूर्यकिरण और सारंग भी अपना दमखम दिखाएंगी। इस आयोजन में फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर के जरिए आसमान में रोमांचक कलाबाजियां दिखाई जाएंगी। इस एयर शो का सबसे बड़ा आकर्षण हॉक MK-132 जेट विमानों की ओर से लगभग 1000 फीट की ऊंचाई पर तिरंगा बनाना होगा। ये एक ऐसा दृश्य होगा जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में लोगों के जुटने की उम्मीद जताई जा रही है। इस आयोजन को लेकर सुबह से वहां गहमा गहमी भी देखी जा सकती है। अब भक्ति उत्सव से जुड़ी एक तस्वीर आपको दिखाते हैं। दरअसल गुजरात के नर्मदा जिले में आदिवासी समाज का एक ऐसा पवित्र धाम है जहां पर लगने वाले मेले में दूसरे राज्य से भी बड़ी संख्या में भक्त पहुंचते हैं। यहां पांडोरी माता के दर्शन पूजन के साथ ही वो मेले का भी पूरा लुत्फ उठाते हैं। आप भी इस मेले की छटा के साथ भक्तों के उत्साह का दीदार कीजिए। पूजा अर्चना के लिए उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। वाद्य यंत्रों की थाप पर नाचते गाते लोग, साथ में मेले के अलग अलग तरह के रंग। ये तस्वीरें गुजरात के नर्मदा जिले की हैं, जहां के सागबारा तालुका के देवमुद्रा गांव में पांडोरी माता के दर्शन पूजन के लिए 5 दिनों तक इसी तरह भक्तों का तांता लगा रहा। पांडोरी माता आदिवासी समाज की देवी हैं, जिनमें भक्तों की अपार आस्था है। मान्यता है कि इस जगह पर मांगी गई मुरादें पूरी होती हैं। इसलिए यहाँ लगने वाले मेले में गुजरात से तो आदिवासी समाज के लोग बड़ी संख्या में पहुँचते ही हैं। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान से भी भक्तों की भीड़ यहाँ पहुंचकर पांडोरी माता की पूरी आस्था के साथ पूजा अर्चना में लीन दिखते हैं। यहाँ खेतों में तैयार नया अनाज माता जी के चरणों में अर्पित किया जाता है। मान्यता है कि प्रसाद के रूप में मिले अनाज से घर में अनाज का कभी ना खत्म होने वाला भंडार बन जाता है। इस मेले में पैसे, अनाज या मन्नत के हिसाब से चढ़ावा चढ़ाने से जीवन में खुशहाली की मान्यता को लेकर हर साल दूर दूर से यहाँ आदिवासी समाज के लोग सज धज कर पहुँचते हैं और पूजा अर्चना करने के साथ ही यहाँ लगे मेले का भी आनंद लेते हैं। यहाँ मेले के लिए पुलिस प्रशासन की ओर से पुख्ता इंतजाम किए जाते हैं ताकि भक्तों को किसी तरह की कोई असुविधा न हो। ये पूरा मेला जो है वो अच्छे से और दर्शन सभी श्रद्धालुओं के अच्छी तरीके से हो पाए, इसके लिए हमने पुलिस बंदोबस्त अच्छी तरीके से गोठवा है। पुलिस बंदोबस्त में अराउंड 300 से ज़्यादा पुलिस और 3 सुपरवाइजरी ऑफिसर्स इनकी हाजिरी है। इसके अलावा हमने GRD, होमगार्ड्स और TRB को भी इसमें बंदोबस्त में काम पर लगाया है। ये राउंड द क्लॉक शिफ्ट वाइज बंदोबस्त करते हैं और कोई भी इशू आए उसको तुरंत सॉल्व करने का, और जो बंदोबस्त है हमारा वो ठीक से चालू रहे, सबकी जो श्रद्धालु हैं उनका प्रॉपर्ली दर्शन हो पाए, इसके लिए काम करते हैं। पुराने जंगल में यहाँ माता पांडोरी विराजमान हैं, जिन्हें माता मेराली, माता यहाँ मोगी या माता यहाँ मोगराई के रूप में भी जाना जाता है। वर्षों पहले ये मंदिर एक साधारण बांस के तने से बनाया गया था, जो एक घर जैसा था, लेकिन आज यहाँ लाखों की लागत से नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर की तरह का मंदिर है। आदिवासी समाज की पांडोरी माता में कितनी गहरी आस्था है, उसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि यहाँ 5 दिनों के इस मेले में 6 लाख से ज्यादा भक्त पहुँचे। नर्मदा से नरेंद्र पेपरवाला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। फरीदाबाद में कबाड़ के एक कारोबारी ने ईमानदारी की मिसाल कायम की है। गलती से कबाड़ में आए सोने के गहनों को इस कबाड़ कारोबारी ने परिवार को लौटा दिया।
इन गहनों की कीमत करीब 15 लाख रुपए बताई जा रही है। दरअसल फरीदाबाद में रहने वाले अशोक पिछले साल जनवरी में कुंभ स्नान के लिए गए थे। इस दौरान उन्होंने चोरी से बचने के लिए सोने के गहने एक डिब्बे में छिपाकर रख दिए थे, लेकिन दिवाली की सफाई में उन्होंने गलती से उस डब्बे को कबाड़ में बेच दिया। बाद में जब उन्हें गहनों की याद आई तो वो कबाड़ की दुकान पर उसे तलाशने के लिए पहुंचे। उस वक्त तो ये गहने उन्हें नहीं मिले, लेकिन 4 महीने बाद कबाड़ की दुकान के मालिक को ये गहने मिल गए और उन्होंने पुलिस की मौजूदगी में इन गहनों को वापस कर दिया। हमारा जो है बहुत बड़ा नुकसान हो गया था दिवाली पर। एक कबाड़े में हमारा 10 तोला गोल्ड जो है चला गया था हमसे गलती से, और वो आज हमें हाजी साहब ने, हाजी अख्तर खान साहब हैं, उन्होंने आज अपनी ईमानदारी की मिसाइल कायम की है। उन्होंने वो जो एसीपी साहब के ऑफिस में आकर के वो गोल्ड जो है दिया है और हमें बुला करके इन्फॉर्मेशन दी कि भाई आ जाओ, आपका जो है सामान मिल गया है। तो हम यहाँ वो अपना गोल्ड लेने के लिए आए हुए हैं और इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मैं तहे दिल से। मैं परसों कुछ कबाड़ चेक कर रहा था तो उसमें एक पन्नी में पड़ा हुआ था, किसी ने रख दिया डाल दिया होगा पितल समझ करके। तो मैंने देखा कि ये गोल्ड हो सकता है उन्हीं का हो। फिर मैंने उसको चेक भी करवाया कि हो सकता है ये पितल ना हो कभी गलती से। तो सुनार ने कहा ये 100% सोना है, 22 कैरेट का। उसका वेट करवाया तो 100 ग्राम निकला, 2 ग्राम कम। तो मैंने कहा ये मुनीष शर्मा जी का है, किसी और का नहीं है। तो मैंने उनको वापस देने का विचार किया कि उनका सामान उन्हें वापस दिया जाए। आगरा में 34वें ताज महोत्सव का रंगारंग आयोजन चल रहा है। 18 फरवरी से 27 फरवरी तक चलने वाले इस महोत्सव में बड़ी संख्या में विदेशी पर्यटक पहुंच रहे हैं, जो इस उत्सव के रंग में पूरी तरह से घुल जा रहे हैं। यहां आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम का वो पूरे तरीके से लुत्फ उठाते नजर आए। ताज नगरी में एक बार फिर सज चुका शानदार मंच, जहां परंपरा, कला और आधुनिकता का अनूठा संगम देखने को मिल रहा है। ताज महोत्सव के आगाज के साथ ही आगरा में फतेहाबाद रोड स्थित 20 एकड़ में फैले टाटा ग्राउंड में एक अलग ही रौनक छा गई। शाम होने के साथ ही इस ताज महोत्सव का रंग और भी गहराता गया, जिसमें कलाकार जबरदस्त परफॉर्मेंस पेश करते नजर आए। यहाँ जैसे ही राजस्थानी ढोल की थाप गूंजी, विदेशी पर्यटक भी जमकर झूमने लगे। अमेरिका, इंग्लैंड समेत दूसरे कई देशों के पर्यटक ताज महोत्सव का पूरा लुत्फ उठाते नजर आए। ताज महोत्सव का 18 फरवरी को शुभारंभ हुआ, जो 27 फरवरी तक चलेगा। इस दौरान यहाँ लोगों को कई तरह के रंग देखने को मिलेंगे। मंच पर विभिन्न कथक, कुचिपुड़ी, बेहुआ, गरबा, भांगड़ा, हमारे शास्त्रीय गीत, शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय नृत्य, इसके अलावा सुगम संगीत भी, प्लेबैक सिंगर भी आ रहे हैं, गज़ल गायक, मुशायरा, कवि सम्मेलन, कव्वाली। और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में लगभग उत्तर प्रदेश के हर जिले का और आसपास के उत्पाद भी यहाँ पर प्रदर्शित किया जाएगा। ताज महोत्सव सिर्फ एक सांस्कृतिक आयोजन नहीं, बल्कि भारतीय परंपरा, कला और आतिथ्य का जीवंत उत्सव बन चुका है, जिसकी गूंज अब देश की सीमाओं से निकलकर विदेशों तक पहुंच रही है। ये महोत्सव पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ ही स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती देता है। 31 वर्षों से ये लगातार चला रहा है, तो बहुत बड़ी बात है किसी मेले का लगातार इतने सालों चलते रहना। तो मुझे लगता है कि आगरा वालों के लिए भी और एक ये बहुत ही अच्छा सुअवसर भी है। एक महोत्सव आगरा वालों के लिए भी होता है ये, क्योंकि बहुत लोग आते हैं। दूसरा, एक यहाँ से जो ये मेला लगता है, इसका संदेश पूरे विश्व में जाता है, क्योंकि पर्यटन की स्थिति से अगर देखा जाए तो यहाँ बहुत पर्यटक आते हैं और दुनिया भर से यहाँ आते हैं। तो मुझे लगता है कि जो यहाँ से संदेश जाता है वो भी एक बहुत दूर तक पहुँचता है। पहली बार ताज महोत्सव का आयोजन शिल्पग्राम में चल रहे निर्माण कार्यों की वजह से उससे दूर फतेहाबाद रोड स्थित टाटा ग्राउंड पर हुआ है। इस बार महोत्सव की थीम वंदे मातरम, परंपरा एवं राष्ट्र गौरव रखी गई है। आगरा से अरविंद शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। पिछले कुछ वर्षों में गौरैया की संख्या में तेजी से कमी हुई है। पहले ये छोटी सी चिड़िया आसानी से नजर आ जाती थी, लेकिन अब ये नन्ही सी छोटी सी चिड़िया बड़ी मुश्किल से ही नजर आती है। देखिए, गौरैया को बचाने के लिए मध्य प्रदेश के राजगढ़ में एक मुहिम शुरू की गई है। इसके तहत 5000 से ज्यादा
घोंसले लोगों को बांटे जा रहे हैं। ये घोंसले गर्मी के मौसम में गौरैया का आशियाना बनेंगे। जिस गौरैया के चहचहाने से कभी आंगन गुलजार हो जाते थे, वो गौरैया अब अपना वजूद बचाने की जद्दोजहद कर रही है। बदलते वक्त में कुदरत की बेरुखी झेल रही इस नन्ही चिरैया की चुनौतियों को इंसानों ने भी नजरअंदाज कर दिया। अब मध्य प्रदेश के राजगढ़ में गौरैया को बचाने की एक पहल उम्मीद की किरण बनकर सामने आई है। यहाँ एक समाज सेवी संस्था ने गौरैया के लिए 5000 से ज्यादा घोंसले तैयार किए। अब इन घोंसलों को पूरे जिले में बांटा जा रहा है ताकि चिलचिलाती गर्मी में गौरैया को अपना आशियाना मिल सके। टावरों से और इलेक्ट्रिक और बड़े बड़े कंस्ट्रक्शनों के होने के कारण गौरैया समाप्त होती जा रही है, विलुप्त होती जा रही है। उसको बचाने के लिए हमने एक संकल्प लिया, हम गौरैयों का आशियाना बनाएं। सबसे मेन मकसद है गौरैया बचेगी तो प्रकृति बचेगी। और अभी 10 दिन के अंदर अंदर हम सारे वितरित कर देंगे, क्योंकि अप्रैल माह से और अगस्त माह तक गौरैया प्रजनन करती है और गौरैया को आशियानों की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। गर्मी का मौसम गौरैया के लिए बेहद चुनौती भरा होता है। इसी वजह से गर्मी की शुरुआत से पहले इन घोंसलों को बांटा जा रहा है। इन घोंसलों को प्लाईवुड से तैयार किया गया है, जो गर्मी में गौरैया को राहत देगा। इन छोटे से घोंसले में गौरैया 3-4 महीने तक आराम से रह सकती है। घोंसले बांटने वाली संस्था ने महाकाल मंदिर में छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री को एक घोंसला देकर अपनी इस मुहिम के बारे में बताया। इन घोंसलों में बाबा महाकाल का रक्षा सूत्र भी बांधा गया है, जो गौरैया को हर विपदा से बचाएगा। ये हमें बाबा महाकाल ने ये प्रेरणा दी है, माता लक्ष्मी जी ने ये प्रेरणा दी है और सक्षम बनाया। तो बिल्कुल बाबा की दया ये रहेगी कि जहाँ जब तक ये प्रयास हमारा ये है कि हो जाए वितरण, जितना हम कर पाए जितना करेंगे। घोंसलों के वितरण के साथ ही लोगों को गौरैया के संरक्षण के लिए जागरूक भी किया जा रहा है। इस मुहिम से जुटे लोगों का मानना है कि इन घोंसलों के वितरण का नतीजा अगले साल तक दिखेगा, जब एक बार फिर से नन्ही चिड़िया लोगों के घरों में चहचहाती दिखेगी। ये छोटी सी कोशिश वक्त के साथ एक बड़े नतीजे का पैगाम लेकर आएगी। राजगढ़ से पंकज शर्मा, गुड न्यूज टुडे। उत्तर प्रदेश में शिक्षा के स्तर में सुधार की कई कोशिशें की गईं। इस बीच यूपी बोर्ड की खास मार्कशीट की भी चर्चा है। यूपी बोर्ड के अधिकारियों का दावा यह है कि उसकी जारी मार्कशीट का नकल करना नामुमकिन है, ना ही इसे फाड़ा जा सकता है। अरे जनाब, आप ये क्या कर रहे हैं? मार्कशीट भी भला कोई फाड़ने की चीज है क्या? खैर, कोशिश तो बहुत की आपने मार्कशीट जैसे जरूरी दस्तावेज को फाड़ने की, लेकिन गनीमत है कि आपके लिए ऐसा कर पाना मुमकिन नहीं हो सका। ये उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की नई मार्कशीट है, जो बोर्ड की परीक्षा देने वाले स्टूडेंट्स के लिए विशेष रूप से तैयार की गई है। लेकिन इस मार्कशीट को फाड़ने की कवायद क्यों की जा रही है, पहले उसकी वजह जान लीजिए। मार्कशीट है जो हम लोगों ने तैयार की है और एक इनाम ये रखा हुआ है, वो इसकी गुणवत्ता के कारण है कि यदि कोई भी अपने हाथ से इसको फाड़ देगा तो उसे 1 लाख रुपए का इनाम। इसकी गुणवत्ता इस पेपर की जो है वो टेस्टेड है, लेबोरेटरी में टेस्ट की गई है और यहाँ से फाड़ना इसको। तो मार्कशीट को फाड़ने की कोशिश करने के पीछे असली वजह है वो जो यूपी बोर्ड की तरफ से रखा गया है। ये यूपी बोर्ड की मार्कशीट है और इसमें कई खूबियां हैं। सबसे बड़ी खूबियां कि इसे फाड़ा नहीं जा सकता। कोई इस मार्कशीट को सामान्य रूप में हाथों से फाड़ नहीं सकता। आखिर इसमें ऐसी क्या खासियत है, ये जानना भी जरूरी है। परीक्षार्थियों के लिए इसकी या बच्चों के लिए उपयुक्तता ये है कि ये दीमक इसको खा नहीं सकती, पानी गिर जाए तो ये गलेगी नहीं और ना ही ये सामान्य रूप में इसको कोई फाड़ नहीं सकता है। इसका जो पेपर है वो बाजार में नहीं मिलता है।
जो एक सामान्य समस्या रहती थी कि कोई भी एक नकली मार्कशीट बना लेता था, तो इस पर बनाना बिल्कुल असंभव है। ये मार्कशीट इस तरह बनाई गई है जिससे ये 70-80 साल तक भी खराब नहीं हो सकती। ये पानी में गलेगी भी नहीं और जरूरत पड़ने पर पानी और साबुन से साफ भी की जा सकती है। बदलते वक्त के साथ अब यूपी बोर्ड भी बदल रहा है, नई उपलब्धियों को अपने साथ लेकर आया है। इस बार कई परीक्षार्थी यूपी बोर्ड की परीक्षा में शामिल हो रहे हैं, लेकिन उन्हें जो मार्कशीट मिलेगी वो उनके लिए यादगार साबित होगी। इस मार्कशीट में अल्ट्रावायलेट यानी यूवी फीचर्स डाले गए हैं, जिससे किसी तरह का फर्जीवाड़ा करना संभव नहीं होगा। जो फीचर्स दिए हुए हैं, तो मेरा ये मानना है कि अनपढ़ आदमी भी उसका सत्यापन कर सकता है कि असली मार्कशीट है या नकली मार्कशीट है। उसमें एक सनलाइट रिफ्लेक्टिव इंक का यूज़ किया गया है। यदि आप उस मार्कशीट को बाहर ले जाएंगे और 1 मिनट सूरज की रोशनी में रखेंगे तो वो लोगो चमकने लगेगा, छाया में लाएंगे तो वो लोगो गायब हो जाएगा। तो इस प्रकार से भौतिक रूप से उसका कोई भी व्यक्ति ये सत्यापन कर सकता है कि ये मार्कशीट असली है या नकली है। तमाम खूबियों वाली ये मार्कशीट किसी बोर्ड तो क्या, किसी यूनिवर्सिटी के पास भी नहीं है। माध्यमिक शिक्षा परिषद के सचिव भगवती सिंह के मुताबिक यूपी बोर्ड के इस मार्कशीट के बारे में जानने की कई बोर्ड और यूनिवर्सिटी की तरफ से इच्छा जताई गई है। प्रयागराज से आनंद राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।